ये जो मोटी सी लड़की दिख रही है, इसकी माँ ने इसको मोटा करने के लिए कभी इसको घी के पराठे खिलाए, कभी इसकी पसंद की सब्जी खिलाई, तो कभी रेस्टोरेंट में ले जाकर मोमोज चाउमीन खिलाए, इसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया। माँ नौकरी करती थी और इसको खिला खिला कर मोटा कर रही थी। लेकिन ये बेटी क्या कर रही थी? ये बेटी अपनी ही माँ को मारने की प्लानिंग कर रही थी। 2-3 महीनों से यह अपनी माँ को मारने की शातिराना प्लानिंग में लगी हुई थी। 7 मर्दों के साथ प्लानिंग कर रही थी। 7 लाख रुपए में इसने सौदा किया था और 2-3 महीनों तक प्लानिंग करने के बाद, टोटका करने के बाद, आखिर में वो दिन आता है कि जब ये अपनी माँ की हत्या करवा देती है। लेकिन हत्या इतनी शातिराना थी कि किसी को भी इसके ऊपर शक नहीं था और सबसे ज्यादा यही रो रही थी अपनी माँ की हत्या में। और एक गलती की वजह से पुलिस इसको पकड़ लेती है। लेकिन इसको पुलिस ने पकड़ लिया है, फिर भी इसके चेहरे पर आपको शिकन नहीं मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि इसने अपनी माँ को मार कर बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा पुण्य का काम किया है और निडर तरीके से ये पुलिस के सामने खड़ी हुई है, पत्रकारों को इंटरव्यू दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसने अपनी माँ की हत्या क्यों और किस प्लानिंग से की? जवाब वो सुनेंगे तो आपका मुंह खुला की खुला रह जाएगा कि मासूम सी मोटी सी दिखने वाली लड़की ने इतनी खौफनाक प्लानिंग को अंजाम दे दिया। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो जयपुर के प्रताप नगर की है और 3 जुलाई की शाम लगभग 4:45 का टाइम था। रोजाना की तरह उस रोड से गाड़ियां गुजर रही थी और वहां पर एक महिला टहलती हुई जा रही होती है। लेकिन उसी बीच एक स्कॉर्पियो व्हाइट रंग की आती है बड़ी तेज रफ्तार में और महिला को टक्कर मारती है। जो स्कॉर्पियो थी उसकी स्पीड 100 किलोमीटर से ज़्यादा थी। तो जाहिर सी बात है, जब महिला को टक्कर पड़ती है तो महिला बहुत दूर जाकर फिक जाती है और उसकी टक्कर के बाद लोगों का ध्यान जाता है। लोग महिला की तरफ दौड़ते हैं, उसको देखते हैं तो उसके मुंह से खून आ रहा था। टक्कर इतनी भयंकर थी कि महिला की पूरी बॉडी टिड़ीमिड़ी सी हो जाती है। फौरन महिला को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है कि ऐसे ऐसे कार टक्कर मारकर भाग गई। लेकिन महिला को अस्पताल जब लेकर पहुंचते हैं तो महिला की मौत हो जाती है। पुलिस महिला के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि महिला का नाम नीरज शर्मा है, जिसकी उम्र 45 साल थी और ये अपने बच्चे को फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ पर छोड़कर ये अपने घर की तरफ जा रही थी। और ये रविंदर कॉलोनी में रहती हैं और अपने बच्चे के साथ रहती हैं। जो उनका एक बच्चा है जिसकी उम्र 16 साल है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास लाती थी। फौरन जो नीरज के घर पर सूचना दी जाती है। नीरज की बेटी जिसका नाम आयुषी था, जिसकी उम्र 23 साल थी, वो रोती हुई दहाड़े मारती हुई वहाँ पर पहुँच जाती है। और जब उसको पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो गई तो वो रिश्तेदारों को फ़ोन करने लगती है कि मतलब माँ की मौत हो गई। अब जो ये नीरज थी, इनके पति की मौत हो गई थी और नीरज एलडीसी थी, जो कंप्यूटर पर जो सरकारी दस्तावेज होते हैं उनको चढ़ाती थी, मतलब सरकारी कर्मचारी थी। और इनकी मौत के बाद मतलब कोहराम मच जाता है। अपनी बेटा और बेटी के साथ ही रहती थी। सारे रिश्तेदारों को सूचना मिल जाती है। सब ये जो नीरज के भाई जो राकेश शर्मा मौके पर पहुंच जाते हैं और जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाली जाती है, पुलिस रिकॉर्डिंग देखती है तो सबसे पहले सबको यही लगता है कि एक नॉर्मली ये एक्सीडेंट है और जो स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी है एक मतलब अनजान तरीके से टक्कर मारी है। वहीं जो ये नीरज के भाई थे ये पुलिस को बताते हैं कि नहीं, ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि मेरी बहन की प्लानिंग के तहत हत्या की गई है। और जहाँ तक मुझे लगता है तो इस हत्या में मेरी भांजी शामिल है, आयुषी, क्योंकि मेरी बहन ने कुछ ही दिन पहले मुझे बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान को ख़तरा है। पुलिस इतना सुनती है, पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, क्योंकि भाई ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसकी बहन के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि हत्या हुई है। अब पुलिस स्कॉर्पियो के बारे में पता करना शुरू करती है और जो कांस्टेबल वगैरह थे वहाँ इलाके में पहुँचते हैं। जब वो पता करते हैं तो पता चलता है कि स्कॉर्पियो काफ़ी देर से पहले खड़ी हुई थी और फिर एक्सीडेंट करने के बाद जब सीसीटीवी में वो आई है तो आगे जाकर स्कॉर्पियो रुकी भी है। अब पुलिस को शक हो जाता है कि बात सही है, ज़रूर इसमें मतलब प्लानिंग के तहत ये एक्सीडेंट किया गया है। और ऐसे ही कर कर पुलिस इधर उधर मुखबिरों से पता करती है और पुलिस को पता चलता है कि एक स्कॉर्पियो लगभग 1 महीने पहले से रेंट पर ली गई है और जो रेंट पर ली गई है वो बलराम नाम के युवक ने रेंट पर ली है। पुलिस स्कॉर्पियो के मालिक के पास पहुंचती है। जब वो बलराम का एड्रेस देता है, पुलिस ये बलराम के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि जो नीरज थी उनका रिश्तेदार ये बलराम है।
पुलिस को अब मतलब शक यकीन में बदल जाता है। फ़ौरन पुलिस बलराम को गिरफ्तार करती है, बलराम के पिता मोहन को गिरफ्तार कर लेती है। इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, इनसे पूछताछ की जाती है कि उस दिन स्कॉर्पियो से जो टक्कर पड़ी थी नीरज शर्मा में, वो तुम लोग स्कॉर्पियो में सवार थे, और जो ये बलराम और मोहन थे बेटे और पिता, ये टूट जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ साहब हम ही शामिल थे और हमने ही नीरज शर्मा को टक्कर मारी थी, लेकिन टक्कर हमने अपनी मर्जी से नहीं मारी थी, बल्कि जो नीरज शर्मा की बेटी है आयुषी शर्मा, उसने हमें सुपारी दी थी और उसी सुपारी की प्लानिंग के तहत ये हत्या को हमने अंजाम दिया। पुलिस फौरन आयुषी शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है। बेटी को मतलब पुलिस हैरत में थी कि बेटी ने ही इन लोगों को सुपारी दी थी, अपने ताऊ को और ताऊ के लड़के को। इन दोनों को पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। फिर उसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और पुलिस 7 आरोपियों को मतलब ये आयुषी के साथ टोटल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करती है। और जब पूरी कहानी के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि इसकी जो मास्टरमाइंड थी वो बेटी थी। अब बेटी से जब पूछताछ की जाती है तो बेटी बताती है कि मुझे अपनी माँ को मारने के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आया। बेटी शुरुआत से कहानी बताती है कि उसके पिता सरकारी कर्मचारी थे, ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। उसके पिता ने यहाँ पर रविंद्र कॉलोनी में एक नया घर बनवा दिया था, यहीं पर हम लोग रहते थे। लेकिन 2 साल पहले पिता की मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद हम लोग अकेले हो जाते हैं और जो फिर पिता की नौकरी थी, सरकारी नौकरी, उसको मुझे मिलने का ऑफ़र मिलता है कि वो जो नौकरी है वो मैं करूँगी और जो पैसे आएंगे वो मेरे पास रहेंगे, मैं माँ को दूंगी। वहीं मेरे एक मामा हैं जो वकील हैं और मेरे मामा मेरी माँ को एडवाइस देते हैं कि नौकरी बेटी को मत दिलवाओ, बेटी को पढ़ने लिखने की उम्र है, उसको पढ़ने दो, नौकरी तुम करो क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो। नीरज से मतलब मेरी माँ से ये बात बोलती है और मेरी माँ के दिमाग में ये बात आ जाती है और मेरी माँ मुझसे बोलती है कि बेटी तू नौकरी नहीं करेगी, तू पढ़ेगी लिखेगी, कामयाब बनेगी, तू अभी से नौकरी करेगी तेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैं माँ से ज़िद करती हूँ कि नौकरी मुझे ही करनी है, लेकिन माँ साफ मना कर देती है और मैं गुस्सा होकर माँ को छोड़कर पुराने वाले घर में चली जाती हूँ। मैं वहाँ पर जाकर रहने लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे सिर्फ 1-2 बार मनाने के लिए आती हैं और उसके बाद वो मुझे मनाने नहीं आती और मैं वहाँ पर अकेले रहती थी। माँ यहाँ पर अकेले रहती थी, लेकिन मैंने सोच लिया था क्या मुझे कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा और मैं 3 महीने पहले अपने ताऊ मोहन के पास पहुंचती हूं। वहीं पर उनका बेटा बलराम था और मैं उन दोनों को ये बात बताती हूं कि ताऊ जी, मेरी माँ नौकरी करती है और मेरी माँ के पास बहुत सारा पैसा है। मेरे पिता ने बहुत सारी जगह खरीद ली थी। आगरा रोड पर मेरी 4 बीघा जगह पड़ी हुई है और यहाँ पर भरतपुर में 3 बीघा जगह पड़ी हुई है। अगर मेरी माँ को साइड कर दिया जाए तो ये जगह मैं तुम्हें दे दूँगी और उसके बाद नौकरी मुझे मिल जाएगी, मेरा भी फ़ायदा तुम्हारा भी फ़ायदा। तो ये जो ताऊ थे मोहन, ये प्लानिंग को मतलब ये बोलते हैं प्लानिंग तो बड़ी अच्छी है, लेकिन फ़िलहाल में अभी तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे तभी तो तुम्हारी माँ को रास्ते से हटाया जाएगा। तो ये तैयार हो जाती है आयुषी और 7 लाख रुपए की सुपारी की डील पक्की होती है। फिलहाल में ये 1 लाख रुपये जो इसके पास रखा हुआ था ये अपने ताऊ को देती है। ताऊ अपने बेटे बलराम से बोलता है कि बेटा तुम दोस्तों को अपने इकट्ठा करो। बलराम हेमंत अपने दोस्त को लेता है, अरविंद को लेता है, मोहित और आकाश और रोहित जाटव और ये जो थे ये शर्मा थे सारे, इन सब दोस्तों को मतलब लेता है। और लेने के बाद एक गाड़ी को ये लोग 1 महीने पहले जो थार गाड़ी थी उसको रेंट पर लेते हैं। लेने के बाद इनकी प्लानिंग थी कि थार से टक्कर मारेंगे नीरज को और उसके बाद मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 1 महीने तक ये लोग थार गाड़ी को किराए पर लिए रहते हैं। 35,000 रुपये में इन्होंने थार को लिया था, लेकिन पूरे 1 महीने तक इनको कोई मौका नहीं मिलता और ये नीरज को मौत के घाट नहीं उतर पाते। अब दूसरा महीना लग जाता है। अब ये जो बेटी आयुषी थी ये बताती है, ये टोटका वगैरह करती है, मिर्च नींबू अपनी माँ के दरवाजे पर रख कर आती है और जब माँ नींबू मिर्च को देखती है तो मामला उल्टा पड़ जाता है। वो और ज़्यादा सावधान रहने लगती है। उसको लगता है कि उसको मारने की प्लानिंग की जा रही है और ये बात वो अपने भाई को भी बता देती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जान का खतरा है। और कुछ ही दिन पहले जो नीरज थी उन्होंने अपने घर के बाहर कैमरे लगवा दिए थे, गेटों के पास जाली लगवा दी थी। उनको लग रहा था कि ज़रूर उनको कोई ना कोई मार देगा और उनकी जो सोच थी बिल्कुल सही थी। और अब आकर ये जो रोहित जाटव था और ये मोहित था, ये लोग रैकी करने में लगे हुए थे और ये लोग रैकी कर लेते हैं। जब ये अपने बेटे को फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाती हैं तो फ़ौरन ये जो ताऊ मोहन को फ़ोन किया जाता है और बलराम, ये दोनों स्कॉर्पियो से निकल आते हैं और इंतज़ार में खड़े रहते हैं। और जब नीरज आती हैं तो कार से टक्कर मार देते हैं पूरी रफ्तार में कि बचने का एक भी मौका ना छोड़ा जाए।
और टक्कर मारने के बाद उसके बाद ये फरार हो जाती है। जो बेटी आयुषी थी ये बेहद ज़्यादा खुश थी माँ की मौत के बाद, लेकिन ड्रामा कर रही थी, अंदर ही अंदर ये हंस रही थी कि इसकी माँ की मौत हो गई, अब सारी प्रॉपर्टी इसकी होगी, सरकारी नौकरी इसकी हो जाएगी। लेकिन इस पागल ने ये नहीं सोचा कि इसकी माँ जो नौकरी कर रही थी वो किसके लिए कर रही थी, इसी के लिए कर रही थी। जो पैसा कमा रही थी वो किसके लिए कमा रही थी, अपनी बेटी के लिए, क्योंकि जब इसकी शादी होती तो सब कुछ इसको मिलता। बेचारी माँ तो बूढ़ी होने वाली थी, वो पैसे का क्या करती, वो ज़्यादा से ज़्यादा खा लेती, घूम लेती, फिर लेती, लेकिन पैसे को कहाँ पर ले जाती। तो अक्सर बच्चों के दिमाग ऐसे पूरे तरीके से बंद हो जाती है। इसमें माँ की एक गलती ये भी रही कि जब बेटी अलग जाकर रहने लगी थी तो माँ ने अपनी बेटी को समझाया नहीं। अगर वो अपनी बेटी को ये समझाती कि बेटी मैंने तेरी मोहब्बत में जॉब खुद करती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि तू पढ़े लिखे कामयाब बने, बाकी सब कुछ तेरा है, तो शायद बेटी आयुषी के समझ में आ जाती। लेकिन ये मंद बुद्धि मोटी भैंस सी पड़ चुकी थी खा खा कर, तो इसके अकल में कहाँ आती, और इसने अपनी माँ की हत्या कर दी। अब इसकी ज़िंदगी में कौन बचा है, इसका पूरी दुनिया में कोई अपना नहीं है, और ये अब ये जेल में रहेगी, सड़ती रहेगी। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इस मोटी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।